नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। कहानी जो भेजे हैं उनका नाम है मोहम्मद शमीम। ये घटना उनके साथ 2003 में घटी थी, जब वो यंग थे और सरकारी विभाग में आईटीआई में एडमिन स्टाफ में काम कर रहे थे। शादी उनकी हो चुकी थी। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम शमीम है, मोहम्मद शमीम। 2003 की बात है ये। मैं अपना ऑफिस में था और हमारे स्टाफ में उनके परिवार में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई थी और उनकी 13वीं के जो श्राद्ध बोलते हैं, भोजन कराया जाता है, वही था। और सारे स्टाफ के लोग जा रहे थे। शाम का ये कार्यक्रम था। मेरा तो मन नहीं था जाने का, सही बोलूं तो, क्योंकि लंबी दूरी थी। लेकिन मामला स्टाफ का था। उस टाइम मेरे पड़ोसी थे अशोक जी, आईटीआई में टीचर पढ़ाते थे बच्चों को। आओ मेरे पास में आए। शमीम भाई, चलना नहीं है क्या आपको? मैं बहाना बनाता रहा कि भाई तबीयत सही नहीं लग रही है। लेकिन वो कहने लगा, अरे मैं हूं ना आपके साथ, क्यों घबराते हो? हम दोनों भाई साथ में चलेंगे और कुछ देर मैं चलाऊंगा, कुछ देर आप चलाओगे, रास्ता कट जाएगा। जब अशोक भाई ने इतना हौसला दिया तब मैं तैयार हो गया। अब शाम को हम निकले थे 6 बजे के आसपास, और वो जो जगह थी बस्ती जनपद से और सिद्धार्थनगर जनपद के बीच की बात, मतलब बॉर्डर की आसपास की बात है, जहाँ पर ये गांव में हमें जाना था। और हम दोनों चल पड़े। बाइक मैं ही चला रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद जब गांव के आसपास हम पहुंचने वाले थे, अभी इतना नज़दीक भी नहीं थे, और अचानक हमारी बाइक का पहिया पंचर हो गया। अब गांव में तो लोग, जो वहाँ के आसपास की दुकानें होती है, जल्दी ही बंद हो जाती है। अब आसपास में कोई पंचर वाला नहीं। हम दोनों लोग मुसीबत में फंस गए थे। मैं अब परेशान था, अशोक जी भी परेशान थे कि भाई अब क्या करें, आसपास में कोई पंचर वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जैसे तैसे अपनी मोटरसाइकिल को धकेलते हुए आगे चलते रहे और आखिरकार एक गांव में हमें पंचर वाला मिल गया। और उस रात में उसने हमारी मदद किया, पंचर लगाया। तब तक रात के 9 बज गए थे। हम लोग तो बहुत परेशान थे। तो हम तो सोच रखे थे कि अब उस गांव में पहुंच नहीं पाएंगे, ना घर लौट पाएंगे। हम लोग कहीं रास्ते में ही रुकना पड़ेगा, जैसा उस रात का मंजर था। लेकिन उस लड़के ने हमारे साथ हेल्प किया, मदद किया, पंचर लगा दिया था। इसके बाद हम लोग अब तो उस गांव के करीब ही थे, तो हम चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो सारे हमारे जो स्टाफ के लोग थे, जो अपने साधन से आए थे, अब चले गए थे। एक ही लोग उसमें हमारे स्टाफ के बचे हुए थे, और वो भी जब हम पहुँचे तो अपनी बाइक स्टार्ट कर चुके थे। और हम दोनों की तरफ देखकर एकदम चौंक से गए, अरे ये इस वक्त में आ रहे हो? तुम तो काफ़ी देर पहले के निकले हो। अब हम अपनी विपता उनको बताने लगे। अब मैं कहने लगा कि चलिए हम भी अब आ रहे हैं, अब यहाँ पर आ गए हैं तो अब अंदर जाएंगे। और वही हमने किया। वो सज्जन तो अपना बाइक स्टार्ट किए, निकल गए। हम अंदर पहुँचे, तब तक सारे जो कार्यक्रम था ख़त्म ही हो चुका था। अब मिठाई उठाई कुछ हल्का फुल्का खा करके और फिर हम वहाँ से विदा हो गए। लेकिन तब भी रात के करीब 10 बज गया था। 10 बजे के बाद हम अपने रास्ते पर चलने लगे। रास्ता लंबा था, करीब 30-35 किलोमीटर का सफ़र था, और वो भी रात में गांव की सड़क पर। आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल चलाना कितना कठिन काम है गांव के रास्ते पर। लेकिन हम चल रहे थे। मैं भी बाइक चला रहा था और अशोक भाई हमारे
पीछे बैठे हुए थे। उस गांव से हम लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गए थे। अब एक सड़क थी, उस सड़क पर हम थे। जिस गांव में गए थे ना, वो सड़क से 10 किलोमीटर अंदर था, एक कच्चे रास्ते पर, कच्चे पक्के रास्ते पर। अब वो रास्ता हमने तय कर लिया था और हम पक्की सड़क पर आ गए थे। जब पक्की सड़क पर आए ना, तब हमें लगा कि अब हम तेज अपनी बाइक चला सकते हैं। हम दोनों खुश थे और अशोक भाई अब कहने लगे कि समीम भाई अब बाइक थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ, अब तो रोड सही है। मैंने कहा हाँ अशोक भाई, अब मैं तेज चला रहा हूँ। और मैं कुछ ही दूर चला था और तभी मुझे रोड के साइड में 3 लोग दिखाई दिए। उसमें से एक तो अधेड़ तो नहीं बोल सकते, बुजुर्ग ही था। लगभग उम्र 55-60 के आसपास की रही होगी और मैले कुचेले कपड़े पहन रखा था। वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके साथ में 2 जवान लड़कियां, वो उनका भी कपड़ा वैसे ही था जैसे बुजुर्ग ने पहन रखा था। मैले कुचैले, लग रहा था कि ये लोग काफी दिनों से नहाए नहीं है, ना कपड़ा बदले हैं। लड़की दोनों जवान थी, दोनों की उम्र में बस थोड़ा बहुत ही साल का अंतर होगा, जैसे मैंने देखा। मैं देख करके, और इस रात, सुनसान रात में, वो भी देहात के क्षेत्र में, उन तीनों को देख करके मैं हैरान रह गया। मैं अपनी बाइक जो बहुत तेज चला रहा था स्लो कर दिया और उनकी तरफ देख करके चलने लगा। मैं सोच रहा था कि आखिर ये तीनों लोग इस वक्त में कहाँ जा रहे हैं। और वो भी बुजुर्ग को देखो, 2 जवान लड़की को साथ में लेकर के रात के टाइम में, आइए अंधेरी सड़क पर कहाँ जा रहे हैं भाई? इनको डर नहीं है? जमाना कैसा है? मैं यही सब देख रहा था और बाइक धीरे धीरे स्पीड कम कर दिया था। अशोक भाई मेरे पीछे बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मैं मुड़ करके बाएं साइड में देख रहा हूं और अचानक मैं अपना स्पीड कम कर दिया हूं, तब वो भी देखने लगे जिधर मैं देख रहा था। और तब वो मुझे टोके, अरे समीम भाई, क्या मुड़ के देख रहे हो? किसको देख रहे हो? यहां तो खेत खलिहान बगीचा के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या ये देखे नहीं हो क्या दिन में? इस टाइम मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, ऐसी क्या बात है? तब मैंने बाइक रोक दिया। मैंने बोला, अशोक भाई आप जरा देखो जिधर मैं देख रहा हूं। बाइक तो रुक गई थी। अशोक भाई मेरी नज़र का पीछा करने लगे। तो बोले, क्या है उधर? मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वही सब कुछ पुरानी बातें हैं, खेत है, खलिहान है और पेड़ है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मैं अब अशोक भाई से कहने लगा, अशोक भाई क्यों मजाक कर रहे हो? अरे वो 3 लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? एक बुजुर्ग और 2 जवान लड़की। एक थोड़ी बड़ी लंबी दिख रही है, एक थोड़ी सी उससे छोटी है। दोनों सुंदर है। अशोक भाई मेरी तरफ देख करके अपनी आंखें फाड़ लिए, बड़ी बड़ी आंखें कर लिए और कहने लगे, क्या मजाक कर रहे हो समीम भाई? कहाँ हैं तीनों लोग? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। मैं फिर बोला कि देखो अशोक भाई, मजाक की वक्त नहीं है। देखो इन बेचारों को, देखो कितने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। लड़कियों का भी वही हाल है। देखने में तो अच्छे परिवार के लग रहे हैं, लेकिन इनका हालत ऐसा क्यों हुआ पड़ा है? अब तीनों लोग अब मेरी तरह ही देख रहे थे। दोनों लड़कियां और वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नजरें मेरे ऊपर ही जैसे टिका रखा हो। लेकिन कमाल की बात थी कि अशोक भाई मेरी बात को मजाक समझ रहे थे। वो कहने लगे, समीम भाई मजाक की एक हद होती है। अरे भाई चलो घर पर मजाक कर लेना, अभी हमें रास्ता बहुत तय करना है, चलो रुको मत यहाँ पर। मैंने बोला, भाई क्या आपको अभी भी वो लोग नजर नहीं आए? तब मैंने हाथ के इशारा किया कि देखो ये लोग यहाँ खड़े हैं। अब बाइक से कुछ ही दूरी पर वो लोग अब आकर के खड़े हो गए थे और हम लोग की तरफ देख रहे थे। लेकिन मामला उन लड़कियों का था और मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। और तब अशोक भाई कहने लगे, अरे भाई अब देखो मजाक बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब बाइक आगे बढ़ाओ, नहीं तो मेरे को बाइक दो, मैं बाइक चला रहा हूँ। तब मुझे चलना पड़ा।
धीरे धीरे मैं बाइक चलाता रहा, मोड़ मोड़ करके देखता रहा। तब तक वो तीनों लोग उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे थे, उस जगह से हिले नहीं थे। मैं उनकी मजबूरी पर तरस खा रहा था कि काश मेरे पास में कार होती तो उनको मैं लिफ्ट देता, लेकिन बाइक थी, इसमें हम दो ही अब बैठ सकते थे। यही सब बातें सोचते हुए मैं आगे की तरफ चलने लगा। स्पीड अपनी बाइक की बढ़ा ली। अब मुझे हैरत तब हुई कि अशोक भाई को तीनों लोग दिखाई नहीं दिए, तो मैं समझा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। मजाकिया आदमी थे और मजाक उनका कभी कभी ऐसा भी होता था, वो डरा भी देते थे। मैंने कहा कि देखो अशोक भाई, आपने मजाक तो कर लिया, अब बताओ वो लड़कियों को देखा आपने, कितनी बेचारी परेशानी में है, जैसे लग रहा है कि सालों से नहाई नहीं है, और खास करके लंबी वाली लड़की को तो देखो। अब अशोक भाई मेरी तरफ बोलने लगे, मजाक करने लगे, कहने लगे कि शमीम भाई, मुझे लग रहा है कि वो लंबी वाली लड़की तुम्हें पसंद आ गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, कहो तो रिश्ता कराते हैं, बात करते हैं। आप ही हंस पड़े। अब यही हंसी मजाक करते हुए हम आगे की तरफ चल रहे थे, और वो लोग तो काफी पीछे छूट गए थे, नजर भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ये अशोक भाई ने ऐसा मजाक शुरू किया ना, तो मैं फिर थोड़ा मुड़ करके देखा। तब मुझे एकदम आश्चर्य हुआ, वो लोग हमारी बाइक का पीछा कर रहे थे। हमारी बाइक उस रोड पर कम से कम 40-45 के स्पीड में तो चली रही होगी उस रात को, और उस स्पीड को मेंटेन कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है भाई, हम तो उन तीनों को काफी पीछे छोड़ आए थे, कमाल की बात है। मैं मोड़ करके देखने लगा, अशोक भाई के कहने लगा, देखो अशोक भाई, वो तीनों लोग तो वहां छूट गए थे, और देखो हमारी बाइक के साथ में चल रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। अशोक भाई अभी भी जैसे मजाक के मूड में थे, वो मुड़ कर देखे जरूर, लेकिन कहने लगे कि लग रहा है भाई शमीम भाई कि लंबी वाली लड़की तुम्हें ज़्यादा भाग गई है, अब तो तुम्हारी दूसरी शादी करानी पड़ेगी, एक तो हो ही चुकी है, अब दूसरी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। अरे चलो भाई, बाइक की स्पीड बढ़ा लो, रुको मत, देख रहे हो ना कैसा एरिया है ये, देख लो आसपास में कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, और तुम मजाक तुम्हें सोच रहा। वो मुझे ही डांट रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं ही मजाक कर रहा हूं। वो हकीकत को देख नहीं रहे थे, या देख रहे थे, उनको वो चीज दिखाई नहीं दे रहा था। अगर दिखाई दे देता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा हो रहा था। वो तीनों लोग मुझे ही दिखाई दे रहे थे, और मेरी बाइक के स्पीड के साथ वो जैसे दौड़ रहे हो। मुझे बहुत हैरानी हुई उन तीनों को देख करके। डिस्टेंस बहुत कम था, जितना मैं आगे पीछे मैंने उनको छोड़ कर आया था, अब बिल्कुल लग रहा था कि हम उसी जगह पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे अब बाथरूम महसूस हो रहा था। मैं जो ये सब मेरे साथ में हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक अशोक भाई जो थे मजाक के मूड में थे, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप मुड़ करके देखो, मैं जो कह रहा हूँ सही बात है। लेकिन वो मेरी बात को सीरियस ले नहीं रहे थे, वो मजाक के मूड में अभी भी थे। आखिरकार मैं बाइक अब धीरे कर दिया, रोकना चाहा। तब अशोक भाई मुझे डांटने लगे, कहने लगे, अरे भाई अब क्यों बाइक रोक रहे हो, अरे निकलो यहाँ से, रास्ता हमें लंबी अभी दूरी तय करनी है। मैंने बोला, भाई हल्का तो होना है ना, अब इसके बगैर तो मैं बाइक चला नहीं पाऊंगा, मुझे हल्का होना है। अब फिर मैंने बाइक रोक दिया। दोनों जने हम स्टैंड पर बाइक लगा करके, अशोक भाई तो बाइक के पास ही खड़े थे, अब मैं थोड़ा पटरी के साइड में चला गया। तब मैंने देखा कि वो लोग कुछ ही दूरी पर मुझे खड़े नजर आ रहे थे। अब बाएं साइड में एक बगीचा जैसा था, और उधर कोई रास्ता जा रहा था, और तीनों कुछ देर तक तो मुझे घूर रहे थे। अब मैं देख करके हैरान था कि इतनी लंबी दूरी इन्होंने कैसे तय कर ली। अब मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन अशोक भाई जो थे मुझे सोचने नहीं दे रहे थे, हर बात पर मजाक कर रहे थे।
लेकिन वो लोग मुझे देखते देखते अब वो कच्चे रास्ते पर उतर गए, उस बगीचा की तरफ जाने लगे। मैं समझा कि शायद यहीं के रहने वाले होंगे, आसपास में कोई बस्ती होगी, कोई गांव होगा, और वो बेचारे जा रहे हैं। चलो अच्छा है, अपने घर पहुंच जाएंगे। और कुछ देर के बाद मैं हल्का होने गया, और जब लौट कर आया तो देखा तो वहाँ पर तीनों लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। और तब मुझे तसल्ली हुआ कि चलो बेचारे अपने घर तो चले गए होंगे, रात का मामला है, अब रोड ऐसा ही होता है, ना जाने कौन सी मुसीबत इन पर टूट पड़े। मैं इसी बात का अब एक तरह से अफसोस कर रहा था, लेकिन जब वो मुझे नज़र नहीं आए तो मुझे अब इत्मीनान हो गया था एक तरह से कि वो लोग सही सलामत अपने घर में पहुंच गए होंगे। मुझे एक तरह से दिली खुशी मिली थी। अब फिर अशोक भाई कहने लगे कि और कुछ हल्का होना है तो हो लो, अब एक ही बाइक, अब आगे बाइक नहीं रोकेंगे। मैं हंसते हुए कहने लगा, अरे अशोक भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे हल्का होना था तभी मैं बाइक रोका हूँ। चलिए अब बैठते हैं, अब हम अपने गांव में ही बाइक रोकेंगे। और सही मायने में उसके बाद मैं मुड़कर देखा जरूर, लेकिन वो लोग दिखाई नहीं पड़े। इसके बाद हम अपने गांव की तरफ चल पड़े। अशोक भाई को पहले मैंने उनके घर के पास छोड़ा, तब रात के करीब 11:30 के आसपास का वक्त हुआ होगा। अशोक भाई जब अपने घर के अंदर चले गए, और फिर हम अपने बाइक लेकर के अपने घर की ओर बढ़े। हमारा जो घर था, रिहाइश था दूसरे माले पर। निचले माले पर अब दुकान टाइप बना हुआ था, लेकिन दुकान उसमें था नहीं, दुकान किया हुआ नहीं था, शटर लगा हुआ था। और मैं अपने पत्नी को बोला था कि देखो मुझे आने में देर हो सकती, क्योंकि मुझे खबर पहले ही थी कि आज हमें उस गांव में जाना है। अब मैं बोला भी था कि देखो मैं हो सकता है तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा, अगर मैं लेट हो गया तो फिर तुम मेरा इंतज़ार मत करना, ना जाने कितना टाइम लगेगा, तुम इत्मीनान से सो जाना, मैं आऊँगा, तुम्हें जगाऊंगा नहीं। मैं जो दुकान वाला रास्ता है, शटर में से एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था, और वो वहाँ से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी, एक तरह से चोर रास्ता था। मैं उसी चोर रास्ते से अब ऊपर आ गया था। मेरी जो बेगम थी अभी भी आराम से सो रही थी। अब जैसे ही मैं गुसल खाने की तरफ जाने लगा कि हाथ पैर धो लूं, इसके बाद मैं कमरे में जाऊंगा। अब जो मेन सीढ़ी थी जो बाहर से खुलती थी, उसके आगे नीचे में एक दरवाज़ा भी लगा हुआ था, और वो दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था। जब तक हम जा कर के दरवाज़ा ना खोलें, तब तक कोई नीचे से ऊपर नहीं आ सकता था। और जैसे ही गुसल खाने की तरफ मैं जाने लगा कि हाथ पैर धो लूं, और तभी वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, कट से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा खुलता था तो आवाज़ भी करता था कुछ अजीब सा, वैसे ही आवाज़ मुझे सुनाई दी। और फिर वो दरवाज़ा भी बंद हुआ। बंद होने में एक अजीब तरह से आवाज़ आती थी, वो भी आवाज़ हुआ। अब फिर सीढ़ियों पर कदमों का आवाज़ आने लगी। मैं गुसल खाने में जाते जाते अब रुक गया कि ऐसा कौन है भाई, कौन आ रहा है रात को हमारी सीढ़ियों के ऊपर से, और वो गेट कैसे खुल गया, गेट तो अंदर से बंद है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैं हैरान था। अब मैं गुसल खाने में अभी प्रवेश भी नहीं किया था, द्वार पर था। अब मैं जब तक मुड़ करके सीढ़ियों के पास आता कि देखूं कि आखिर मेरे घर में कौन आए, कहीं चोर उचक्के तो नहीं आ गए दरवाजे का लॉक खोल करके सीढ़ी वाला, मुझे यही संदेह हुआ था। लेकिन जब मैं आ करके और उस जगह पर खड़ा हुआ जो सीढ़ियों से ऊपर हमारे मंजिल पर वो आता था जगह, रास्ता, तो मेरे आगे तो एकदम जैसे लगा कि धरती हिल गई हो, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ था। वो तीनों लोग जो हम उनको छोड़ चुके थे, बगीचा में न जाने कहाँ चले गए थे, वो दोनों लड़कियां और वो बुजुर्ग अब मेरी तरफ देख रहे थे। देखने में साधारण इंसान, कहीं से भी भूत प्रेत जिन्नात जिन ऐसा कुछ भी नहीं।
बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, कद काठी भी इंसान की तरह, पहनावा भी इंसान की तरफ। हाँ, फर्क ये था कि मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे, कपड़े कई जगह से फटे हुए, ये फर्क था। सही मायने में जब उनको देखा ना, मुझे बहुत ही हैरत हुई। एक पल तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो तीनों लोग मेरे सामने में खड़े हैं। मुझे लगा कि कहीं मैं जागते हुए कि कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, ऐसा ही मुझे एक बार लगा था। लेकिन ये तो हकीकत थी। तीनों के तीनों लोग मेरे सामने खड़े हुए, दोनों लड़कियां भी मेरी तरफ देख रही है, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी मेरी तरफ देख रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। मैं हिम्मत नहीं खोया था उनको देख करके। मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया था कि जिनको मैं देख रहा हूं वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर मैं उस वक्त जरा भी समझ जाता तो मैं डर जाता, लेकिन मैं हिम्मत से काम लिया और संदेह तो हुआ था कि कहीं ये लोग भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन जिस तरह का कपड़े पहन रखे थे, चेहरा जैसा था नॉर्मल इंसान की तरह। अब मैंने जो सुन रखा था कि भूत प्रेत बड़ा भयानक होते हैं, उनकी आंखें बड़ी अजीब सी होती है, देखने में ही महसूस हो जाता है, उनके पैर उल्टे होते हैं, कई तरह की बातें मैंने सुन रखी थी और ये उन पर मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, नॉर्मल इंसान की तरह। लेकिन ये हमारे घर में क्यों आए भाई? आज दरवाजा कैसे खोल दिए? मुझसे रहा नहीं गया। डर तो लग रहा था, शरीर में एक डर तो जरूर था। और मैंने पलट कर देखा तो कमरे में, मेरा जो कमरे का दरवाज़ा था अब वो खुला हुआ था। वो दरवाज़ा बंद नहीं होता था क्योंकि मेन गेट हमारा बंद होता था और चोर रास्ता मुझे ही मालूम था, दूसरा कोई उसको जानता नहीं था। मेरी बेगम सो रही थी, उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, गहरी नींद में थी, अभी तक उठी नहीं थी। अब मैं उठाना भी नहीं चाहता था ताकि वो डर जाए। मैं अब बुजुर्ग से पूछ बैठा, अरे चाचा, आप तो उस जगह पर दिखे थे जहां मेरी बाइक मुड़ी थी और फिर दूसरी बार उस बगीचे की तरफ चले गए थे, और आप मेरे घर पर कैसे आ गए? आप हो कौन और ये दरवाजा आपने कैसे खोल लिया? बुजुर्ग मेरी तरफ देखता रहा। मैंने सवाल को दोहराया कि चाचा आपने कुछ बोला नहीं, मैं आपका जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लड़कियां अभी भी मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाह रही हो, कह नहीं पा रही हो। देखने में सुंदर सुशील लड़की लग रही थी, बड़े घर की लग रही थी, गोरी चिट्ठी सुंदर, कपड़े बस उनके बेकार बस दिख रहे थे, पुराने कपड़े और कई जगह से फटे हुए भी थे। और चाचा को मैं 2-3 बार जब बोला तब चाचा कहने लगे कि बेटा ये दरवाज़ा आपका खुला हुआ था, जैसे ही मैंने खोला तो खुल गया और हम यहाँ पर आ गए। हम तो आपके साथ में ही थे उसी वक़्त से, आपका हमने साथ ही नहीं छोड़ा, आपने मुझे देखा नहीं हम लोगों को, और हम आपसे मदद चाहते हैं। मैंने बोला कैसी मदद, और इस रात में? चाचा आप देख रहे हो आधी रात होने वाली है और आपके साथ में 2 जवान लड़की हैं, आप हो कहाँ के और क्या क्या चाहते हो आप मेरे से? मैं पूछ बैठा उनसे, आखिर वो मदद मेरे पास क्यों मांगने आए थे, क्या चाहते थे इस रात में, वो भी 2 जवान खूबसूरत लड़की के साथ में। मैंने देखा कि चाचा की आंखें जो मेरी तरफ देख रही थी अब नीचे झुक गई थी और उसमें से जैसे लग रहा था कि आंसू निकल रहे हो। मैं बोला चाचा रोइए मत, बस आप ये बताइए कि आपको मदद क्या चाहिए। तब वो चाचा फिर अपनी नज़रें उठाए, अब मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि बेटा बस आश्रय चाहिए, इन लड़कियों के लिए आप आश्रय दे दो, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर, बस ये हमारी 2 बेटियां हैं, मैं चाहता हूँ
कि आपके हवाले रहे, आपके घर में रहे और इसे सुरक्षित रहे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपने पास में रख लो। मैं लौटूंगा 10-15 दिन के बाद में, अब फिर मैं इनको ले जाऊंगा। तब तक आप इनको अपने घर में रख लो। मामला जवान लड़कियों का, वो भी एक नहीं 2। मैं चाचा की बात सुनकर के घबरा सा गया था। अंदर मेरी बेगम पलंग पर सोई हुई, अभी भी उसकी नींद नहीं खुली थी। अगर वो नींद से उठ जाती, ये नज़ारा देख लेती तो चीख पड़ती। लेकिन अभी भी वो आराम फरमा रही थी। मैंने बोला, चाचा ये कैसे पॉसिबल है? आप हो कौन? मैं आपको जानता नहीं हूँ, और इन जवान लड़कियों को अब मैं अपने घर में रख नहीं पाऊंगा। चाचा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कुछ और मदद मांगते तो मैं ज़रूर देता, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर में मेरी बेगम है और वो ऐसा होने नहीं देगी। आप कृपा करके अपने दोनों बेटियों को लेकर के, इतना बड़ा गांव है, किसी घर में आप चले जाइए और आप मदद मांगिए, कोई ना कोई मदद दे देगा। लेकिन मेरा मामला थोड़ा उलट है। मैं आपको पूरी बात तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं इन लड़कियों को अपने घर में रख नहीं पाऊंगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप इन दोनों बच्चियों को ले जाइए अपने साथ में। मैं जब बोला ना, तो चाचा की आंखों में एक चमक दिखाई पड़ी। मैं पहली बार देखा था, उनकी आंखों में चमक, अजीब सी चमक थी। और एक नज़र में देख के लग रहा था कि जब मैं देखा उनकी आंखों में, तो उसी टाइम मुझे संदेह हो गया। वो जो चमक थी वो इंसानों में देखी नहीं जाती है। वो चमक अजीब थी, जैसे लग रहा था कि एक रोशनी सी उनकी आंखों में आ गई है। और रोशनी का मतलब कि ये इंसान नहीं है, ये जरूर शैतान है, हैवान है, भूत प्रेत है, ना जाने क्या क्या हो सकते हैं। मैं इसमें पढ़ा नहीं, लेकिन पहली ही जब नज़र में देखा उनकी, तब मुझे संदेह हो चुका था। और वो चाचा कहने लगे कि देख बेटा, तुझे रखना तो जरूर पड़ेगा। मैं आस लेके आया हूँ और मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, और तुम्हें ना चाह कर के मेरी बेटियों को रखना पड़ेगा। मैं 10-15 दिन में लौटूंगा और फिर अपने बच्चियों को ले जाऊंगा, और तब तक तुम्हारे घर पर रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। मैं बोला, चाचा मैं थोड़ा बहुत अब आपको पहचानने लगा। आप कौन हो मुझे थोड़ा सा शक हो चुका है। आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, जैसा मैंने आपकी आंखों में देखा। मैं अगर उस टाइम डर जाता ना, तो मामला खराब हो सकता था। मैं जानता था, इसलिए हिम्मत मैंने रखा हुआ था। मैं बोलने लगा चाचा से कि चाचा आप इंसान तो हो ही नहीं, आप कोई भूत प्रेत हो, कोई आत्मा हो। ये दोनों बच्चियां भी, मुझे अब लग रहा है, संदेह हो रहा है कि दोनों भी वही हैं जो आप हो। कृपया करके आप मेरे घर से निकल जाइए और दोबारा इस घर में आने की हिम्मत मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करूंगा। मैं ऐसे ही उनको धमकी दे दिया था, लेकिन वो धमकी का असर उन पर कुछ भी नहीं पड़ा। आप तो जैसे गुस्सा में हो गए थे, पैर पटकने लगे, आप इधर से उधर थोड़ा घूमने लगे गुस्से में। मैंने लड़कियों की तरफ देखा, उनके चेहरे पर भी गुस्सा चमक रहा था, उनकी आंखों में भी वैसी रोशनी आ रही थी, जा रही थी। अब तब तो मुझे पक्का संदेह हो गया कि ये सभी के सभी, ये तीनों लोग अब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, मतलब भूत प्रेत हैं या फिर आत्मा है। और ये मेरे घर पर क्यों आए भाई? अब मुझे सही मायने में अब अंदर से दिल जो था अब डरने लगा था कि कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं चिंतित हो उठा था। अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे अब मेरी तरफ देख रहे थे और गुस्से में कह रहे थे कि देख बेटा, तुझे तो इनको संभालना ही पड़ेगा। तो हंस के संभाल या फिर रो के संभाल, तो इनको अपने घर में रख। अब मैं वापस जा रहा हूँ, जो करना है तो कर सकता है, अब तो उनको देखभाल तो ही करेगा, ये तेरे जिम्मे है। मैं भी अब गुस्से में था, तैस में था, कहने लगा कि देखो चाचा, मैं
अब आपका परिचय जान चुका हूँ। आप इंसान बिल्कुल नहीं हो, दोनों लड़कियां भी आप ही की तरह है, ये भी भूत प्रेत ही हैं। और मैं भूत प्रेत को अपने घर में पनाह नहीं देने वाला। कृपया करके अपने बच्चियों को ले जाइए, और नहीं तो मैं अब कार्रवाई करूंगा। अब फिर चाचा तो जैसे भड़क गए, कहने लगे तू जो करना चाहता है कर ले, मैं डरता हूं क्या, मैं यहीं पर हूं। मैं कहने लगा चाचा आप अपने बच्चियों को ले जाइए, आप मेरी कहना मानिए। लेकिन वो चाचा गुस्सा और हुए जा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं तेरे से डरता हूं क्या, तुझे जो करना है तू कर, मैं यहीं पर तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी पत्नी को अभी भी नहीं जगाया, वो आराम से सो रही थी। अब जैसे उसको कोई भी होश नहीं है, कोई खबर नहीं है कि बाहर आंगन में क्या चल रहा है। मैं चाचा की तरफ देखते हुए अब गुस्ल खाने की तरफ जाने लगा। पवित्र होने का मतलब नहाना चाहता था। बिना नहाए मैं कुरान को पढ़ नहीं सकता था। ऐसा ही मैंने किया। सीधा मैं बाथरूम में घुसा और जहाँ करके अपने आप को एक तरह से शुद्ध किया। और फिर मैं बाहर निकला। बाहर निकल करके मैं अब जो पढ़ना था मुझे वही काम करने लगा, पढ़ने लगा। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मैं सब कुछ समझ गया था कि अब मुझे क्या करना है, और वही चीज़ मैं करने लगा। कुरान पढ़ने लगा था मैं। जैसे जैसे पढ़ रहा था और मैं देखता था, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वो तीनों लोग अभी भी खड़े थे, और वो बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी गुस्से में था, दोनों लड़कियां भी थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद असर शुरू हो गया था। अब वो लोग सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। अब देखते ही देखते सीढ़ियों पर उतरना शुरू कर दिया। अब फिर दरवाज़ा खुला, और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और इसके बाद उस सीढ़ियों पर शांति छा गई। मैं समझ गया कि वो लोग अब यहाँ से चले गए। कई पल मैं कुरान पढ़ता रहा, और जब मुझे पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि हाँ वो लोग अब जा चुके हैं, और तब मैं उठा। और फिर मैं अपनी बेगम को जगाया। तब बेगम ने मुझे देखा, बोला आप आ गए, काफ़ी लेट हो गया। मैंने बोला हाँ, आने में लेट तो ज़रूर हो गया, रास्ता जो लंबा था और बड़ी परेशानी भी हुई रास्ते में। मैं बताने लगा कि मेरी बाइक पंचर हो गई थी, और अशोक जी थे कि हम उस जगह से निकल पाए। अब वो साथ में नहीं होते तो अकेले जाता तो मैं ज़रूर फंस जाता। लेकिन अशोक भाई की वजह से हम दोनों घर कुशलपूर्वक पहुंच गए। अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। और तब तक मैंने अपने पत्नी को ये जो यहाँ हालात जो हुआ था मैं कुछ भी नहीं बताया था, और कई सालों तक इस बात को मैं अपनी पत्नी से छुपा कर रखा था। हाँ, उसके बाद में वो तीनों लोग मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिए। और ऐसा कैसे हो सकता था कि वो तीनों लोग मुझे दिखाई दे रहे थे और अशोक जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे थे, और वो मेरे घर पर ही क्यों आए? अशोक जी के घर पे तो जा सकते थे, लेकिन उनके घर नहीं गए, वो सीधा हमारे पास ही आए। अब खैर ये बात रात बीत गई, ख़त्म हो गई। मैं अपने ऑफिस पहुंचा, और वहाँ पर मैं इस बारे में जिक्र किया अपने स्टाफ से। जो वहाँ पर लोग थे जिनके घर हम गए थे, जो हमारा स्टाफ था, कर्मचारी था, अब वो इस घटना को सुन कर के बोलने लगा कि समीम भाई, ये जो बता रहे हो ना, ये घटना काफ़ी सालों से चल रहा है हमारी एरिया में। तीनों लोग जैसा आप बता रहे हैं ऐसा ही लोग रोड पर दिखाई देते हैं। और जो भी लोग रात को अकेले सफ़र करते हैं, चाहे वो कोई भी साधन लिए हो, बाइक हो, साइकिल हो, या फिर ट्रक हो या बस, कुछ भी हो, अकेले होना चाहिए। और तीनों लोग अब उनको दिखाई देने लगते हैं, और वो बुजुर्ग व्यक्ति अब लिफ्ट मांगने लगता है। अब इतने बेचारे देख करके कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने दोनों बेटियों को उस गाड़ी में बिठा देता है,
और बोलता है कि आप बेटा ले जाओ और आगे में उतार देना, मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले वो आगे निकल जाता है और उस गाड़ी को आगे जा कर के किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट करा देता था। कई लोगों का वहाँ पर एक्सीडेंट में ऐसे ही मौत हो चुकी है। उस गांव का जो कर्मचारी था ये बात मुझे बताया, और जब मैं ये सब बात सुना ना तो सही मायने में बहुत डर लगा था। मैं समझ गया था कि मैं एक जीत को फतह किया हूँ। मैं उस रात को सकुशल मैं और अशोक भाई अपने घर पर आ गए। मैं अपने घर पर आकर के भी अब उस बुजुर्ग के चंगुल में फंस गया था। अशोक भाई तो निकल चुके थे, उनके पास तो वो बुजुर्ग पहुंचा नहीं, लेकिन मेरे पास जरूर पहुंच गया था। उसका इरादा क्या था, मेरे घर में क्यों आया था, इस पहेली को मैं आज तक जान नहीं पाया और मैं फिर जानना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद समीम जी की, उत्तर प्रदेश से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हैं, सुना सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।